अब तीसरा एंगल देखिए, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आती है। राजा की एकलौती बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा चूँकि एकलौती बेटी थी तो राजा उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात को मानते थे। लेकिन चंद्रप्रभा और अनंतपाल के बीच इलू इलू का संबंध था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब चंद्रप्रभा को पता चल चुकी थी कि अनंतपाल आ चुका है। बारिश का मौसम था, हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन चंद्रप्रभा जो है वह काम की पीड़ा से जल रही थी। छत पर जाकर के टहल रही थी, क्योंकि उसका बराबर अनंतपाल के पास जाना होता था अपनी काम पीड़ा मिटाने के लिए। आज उसको जाना था और वो चली गई रात में। संजोगवश उत्तम जो है थोड़ा टहलते हुए जा रहा था तो उसको कान में आवाज़ सुनाई पड़ी किसी स्त्री की। अब देखिए, उत्तम ने जाकर के थोड़ा सा हल्का झांका तो देखता है कि अरे ये तो बड़ा माजरा ख़त्म है। यहाँ तो राजकुमारी चंद्रप्रभा और ये अनंतपाल एक साथ लेटे हुए हैं। उत्तम ने सोचा कि ये बड़ा गंदा लड़का है अनंतपाल, क्यों न मैं महाराज को इसके बारे में बता दूं। लेकिन उत्तम को बाबा की कही हुई वह बात याद आ गई कि अगर किसी के गुप्त रहस्य को तुम देख लो या जान लो तो कभी भी उसे तीसरे व्यक्ति को मत बताना, नहीं तो तुम खुद संकट में पड़ जाओगे। अब जो है उस उत्तम ने सोचा कि ना भैया, नहीं बताना है, नहीं तो मैं नाहक इसमें फंस जाऊंगा। अब देखिए कि इस एपिसोड में आगे क्या हो रहा है कि अनंतपाल को बड़ी ईर्ष्या होने लगी थी उत्तम से, क्योंकि उत्तम को उससे बेहतर नौकरी जो मिल गई थी, उत्तम का सम्मान भी बढ़ गया था। तो अनंतपाल ने ये जो लड़की है राजकुमारी चंद्रप्रभा, इसको थोड़ा सा भड़काया कि मेरी रानी, माय लव, ये आदमी मुझे खटकता है, उत्तम इसको किसी तरह से निकलवाओ यहाँ से। लेकिन चंद्रप्रभा ने कहा कि तुम चाहते क्या हो वो बताओ मेरे प्रिय। तो अनंतपाल ने कहा कि इसकी अगर हत्या करवा दो, राजा के हाथों इसको मृत्युदंड दिलवा दो तो सबसे अच्छा रहेगा, ये सदा के लिए कांटा मेरा खत्म हो जाएगा। चंद्रप्रभा ने कहा इतनी सी बात, ये तो मैं तुरंत कर दूंगी, क्योंकि उसको गुमान था कि मेरे पिता मेरी हर बात को मानते हैं। बस अनंतपाल के पास से जब वो लौटी तो अपने घर में दरवाज़ा बंद कर ली और क्रिया चरित्र शुरू कर दी, रोना धोना। राजा को पता चला, राजा आए, बेटी से बहुत प्रेम करते थे। राजा ने कहा कि बेटा क्या बात है। तो ये चंद्रप्रभा उल्टे उत्तम पर आरोप लगा देती है कि ये जो आपका नया जो आया है उत्तम नाम का लड़का, वो आ गया था मेरे रूम में और मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करना चाह रहा था। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उत्तम की ये हैसियत, मैं अभी उसकी खैर लेता हूँ। उस लड़की ने कहा चंद्रप्रभा ने कि नहीं पिताश्री, अब उसको आप जब तक मृत्युदंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करने वाली हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है बेटा, कल मैं भरी सभा में उसको मृत्युदंड दूंगा। और ऐसा कहकर राजा अपने कक्ष में आ जाते हैं। अब राजा विचार करने लगा कि अगर भरी सभा में मैं उत्तम को मृत्युदंड दूंगा तो सभा में जो लोग हैं सभासद, वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर किस
कारण इसे मृत्युदंड दिया गया, तब मैं क्या बताऊंगा। और कहीं अगर यह बात लीक हो जाती है कि मेरे बेटी के साथ इसने गलत काम करना चाहा था, तो इससे बदनामी मेरी ही होगी। तो ऐसा करते हैं कि जो बाहर कसाई, जहां अब गिद्ध जो है अपने गिद्धनी को बता रहा है, उस कसाई से इसका मैं हत्या करवा दूंगा। और राजा सवेर में उस कसाई के पास जाते हैं खुद। कसाई देखता है कि राजा साहब खुद आए हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य भी लगता है। कसाई जो है राजा का पैर वगैरह पकड़ने लगता है कि महाराज आप आदेश दे देते। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, यह काम मुझे ही करना था, तुम्हें एक आदमी का गला काटना है। मैं एक आदमी भेजूंगा, उसका पहले गला काट देना, दूसरे आदमी को भेजूंगा, उसका सिर तुम लपेट करके उस आदमी को दे देना, और धर जो है चिलकौआ को खिलवा देना। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे परिवार सहित हम तुमको जेल में डाल देंगे। आखिरकार कसाई का काम ही वही था। कसाई मान गया, आप जैसा कहेंगे हुजूर मैं वैसा ही करूँगा। अब राजा जो है उत्तम को बुला करके बोला कि देखो उत्तम, चूँकि उत्तम का गला कटवाना था राजा को, देखो उत्तम, मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर भेज रहा हूँ। उस कसाई के पास जाना और वहाँ तुमको वह कुछ सामान देगा। देखिए राजा झूठ बोल रहा है, और चुपचाप उसको लेकर के आ जाना, और रास्ते में किसी को कुछ बताना मत। उत्तम को बड़ा भरोसा हुआ राजा पर कि राजा साहब विशेष काम के लिए मेरा ही चयन किए हैं। बड़ा प्रफुल्लित होकर के वह जा रहा था कसाई के पास। तभी रास्ते में अब देखो कि कीर्तन भजन हो रहा है। साधु मंडली कहीं पर छोटे से मंदिर के पास कीर्तन भजन कर रहे हैं। अब कीर्तन भजन देखा तो एक साधु ने उसको ऐसे ऐसे इशारा दिया कि बेटा 2 मिनट भजन कर लो, यहाँ का यही रह जाएगा, यही भजन साथ जाएगा। तो इसने उत्तम ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो थोड़ा आगे बढ़ गया उत्तम। फिर उत्तम को साधु बाबा की बात याद आई जो उपदेश दिए थे कि अगर तुम्हें कोई रास्ते में प्रेम से 2 मिनट बैठने के लिए कहो तो कितना भी अर्जेंट काम हो उसको छोड़कर तुम्हें ज़रूर 2 मिनट बैठ जाना चाहिए। साधु बाबा की बात जब याद आई उत्तम को तो फटाक से वो पहुंच गया साधु संतों के पास और लगा कीर्तन करने, और उसको कीर्तन करने में इतना आनंद आने लगा इस समय थोड़ा सा निकल गया। तब तक अनंतपाल के दिमाग में एक बात हॉन्ट कर रही थी कि ये उत्तम सवेरे सवेरे कहाँ निकला है भाई, ये तो राजा का बड़ा खासम खास हो गया है, और जलता तो था ही, तो थोड़ा देखता हूँ किधर है नहीं है। टहल रहा था राजा के घर के आसपास अनंतपाल पर नज़र पड़ी राजा की, तो राजा ने सोचा कि क्यों न इसी को भेज देते हैं उत्तम का सर लाने के लिए। अनंतपाल इधर आओ। अनंतपाल आया। महाराज बोला एक काम करो, फलाने कसाई के पास चुपचाप चले जाओ, वो तुम्हें कुछ देगा, उसको चुपचाप लेकर के तुम आओ और चंद्रप्रभा के मतलब राजकुमारी के कमरे में रख देना, खोल करके देखना नहीं। अब कहानी का और मज़ेदार ट्विस्ट देखिए। अनंतपाल जी पहुंच गए कसाई के पास। कसाई समझ गया कि अब इसका गला काटना है। बात ध्यान रखिएगा, पहुंचना था किसको? उत्तम को पहले, लेकिन उत्तम जो है बाबा के उपदेश से अभी भजन कीर्तन कर रहा है, और ये महाराज पहुंच गए मूड़ी लेने के लिए। सर